नमस्कार। तनु विलयनों से संबंधित चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हिमांक अवनमन को आज हम डिटेल में स्टडी करके चलेंगे। हिमांक अवनमन को स्टडी करने से पूर्व एक बार पुनः हिमांक को और समझ लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट किसी पदार्थ के लिए वह ताप जिस पर द्रव और वाष्प प्रावस्था का वाष्प दाब समान होता है, उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। हिमांक और गलनांक एक ही होते हैं, लेकिन प्रक्रिया की दिशा का अंतर होता है। जब हम ठोस को गर्म करके द्रव प्राप्त करते हैं तो जिस ताप पर द्रव और वाष्प प्रावस्था का वाष्प दाब समान होता है गलनांक कहलाता है। लेकिन जब हम द्रव को संघनित करके जमा करके ठोस प्राप्त करते हैं तो वह ताप जिस पर द्रव और वाष्प प्रावस्था का वाष्प दाब समान है हिमांक कहलाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हिमांक अवनमन को स्टडी कर रहे हैं, यानी हम द्रव को जमा करके ठोस में परिवर्तित करेंगे। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। विलयन का वाष्प दाब जब कम हो जाता है तो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर लाने के लिए हमें टेम्परेचर और डाउन करना पड़ता है, अर्थात विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। हिमांक में यह अंतर ही हिमांक अवनमन कहलाता है, अर्थात विलायक में विलय की निश्चित मात्रा घोलने के पश्चात प्राप्त विलयन के हिमांक में कमी हिमांक अवनमन कहलाता है। ऐसे हिमांक अवनमन और वाष्प दाब के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए हम शुद्ध विलायक और दो भिन्न भिन्न सांद्रता के विलयन लेकर उनके वाष्प दाब ताप वक्र खींचते हैं। माना विलयन हमने दो विलयन लिए हैं, विलयन नंबर 1 और विलयन नंबर 2। हम ये मान लेते हैं कि विलयन 2 की सांद्रता विलयन 1 की सांद्रता से ज़्यादा है, तो हिमांक में अवनमन विलयन 2 के लिए ज़्यादा होगा और विलयन 1 के लिए कम होगा। जो प्राप्त ताप वाष्प दाब वक्र हैं इस डायग्राम में दिखाए अनुसार हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ देखिए, ये जो सॉल्वेंट वाली लाइन दिख रही है हमें, ये शुद्ध विलायक के ताप वाष्प दाब वक्र को प्रदर्शित करती है। ये विलयन नंबर 1 के लिए और ये विलयन नंबर 2 के लिए वाष्प दाब ताप वक्र को प्रदर्शित करती है। मान लें हम कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है जब टेम्परेचर TF है, यानी यह वह ताप है TF, हम वो ताप मान करके चल रहे हैं जिस पर विलायक की द्रव एवं ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब समान है, अर्थात यह इसका हिमांक कहलाएगा। तो शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है? TF है। जब इसमें विलय की मात्रा विलयन नंबर 1 के अनुरूप घोल दी जाती है तो इसके वाष्प दाब में कमी आती है। कितना हो जाता है? P1। तो P1 के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है T1, यह विलयन नंबर 1 का हिमांक होगा। और इसी प्रकार जिस विलयन नंबर 2 जिसमें सांद्रता और ज़्यादा है, वाष्प दाब में और कमी होगी, हिमांक में और कमी होगी और वाष्प दाब कम, इसके हिमांक का मान कितना हो जाता है? T2 हो जाता है। तो TF, T1 और T2 क्रमशः शुद्ध विलायक विलयन नंबर 1, विलयन नंबर 2 के हिमांक हैं। यहाँ देखिए BX और CY हमने दो लाइन परपेंडिकुलर डाली इन पर, ये तो जिससे कि हमें AVX और ACY
त्रिभुज हमें प्राप्त हो जाए। ये AVX और ACY दोनों ही त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। जब समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। जब भुजाओं का अनुपात समान है तो उसके हिसाब से हम देखें कि AY/AX बराबर होगा CY/BX के। तो CY/BX, ये BX/CY इज इक्वल टू AX/AY। तो VX का मान कितना है? TF माइनस T1। VX का मान कितना है? TF माइनस T1। और CY का मान कितना है? TF माइनस T2। तो हमने यहाँ प्रतिस्थापित किए TF माइनस T1 अपॉन TF माइनस T2। और इसी प्रकार AX जो P0 माइनस P1 के बराबर है, AY जो P0 माइनस P2 के बराबर है, उनके मान हमने प्रतिस्थापित किए। TF माइनस T1 विलियन नंबर 1 के लिए हिमांक अवनमन है और TF माइनस T2 विलियन नंबर 2 के लिए हिमांक अवनमन है, जिसको हम डेल्टा T1 और डेल्टा T2 द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। इसी तरीके से P0 माइनस P1 हिमांक वास्तव में अवनमन है और P0 माइनस P2 विलियन नंबर 2 के लिए वास्तव में अवनमन है। तो डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 इज इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 प्राप्त होता है। इसको यदि हम पक्षांतरण करके पूर्व की तरह ले जाएं तो डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा P2 प्राप्त होता है। यानी हिमांक अवनमन और वासुदेव अवनमन का अनुपात प्रत्येक विलियन के लिए समान है, अर्थात हम कह सकते हैं कांस्टेंट है, या ये कह सकते हैं डेल्टा TF अपॉन डेल्टा P इज इक्वल टू कांस्टेंट, अर्थात डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, जो समीकरण नंबर 1 के अनुरूप हमें मिलता है। इस समीकरण 1 से ज्ञात हो रहा है कि हिमांक अवनमन वासुदेव अवनमन के समानुपाती होता है। जिससे पहले भी हमने स्टडी किया था, तनु विलयनों के लिए रॉल्स लॉ के हिसाब से P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। P0 माइनस PS को डेल्टा P लिखने पर डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, जो समीकरण 2 हमें मिलता है। यहाँ स्मॉल n विलय के मोलों की संख्या है, कैपिटल N विलय के मोलों की संख्या है। यदि हम ये मान लें कि विलय का अणुभार कैपिटल M है, इसका G ग्राम लेकर M0 अणुभार वाले विलय के W0 ग्राम में घोलते हैं, तब स्मॉल n का मान G अपॉन M और कैपिटल N का मान W0 अपॉन M0 होगा। इन मानों को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जब प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें मिलता है डेल्टा P अपॉन P0 इज इक्वल टू G अपॉन M अपॉन W0 अपॉन M0, और सॉल्व करते हैं तो G M0 अपॉन M W0 प्राप्त होता है। यदि हम इस P0 को पक्षांतरण करके इधर ले जाएं तो डेल्टा P बराबर P0 G M0 अपॉन M W0 हमें मिल गया। इस समीकरण 3 से प्राप्त डेल्टा P के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू जो डेल्टा P था, डेल्टा P का मान रख रहे हैं हम P0 G M0 अपॉन M W0 हमें मिलेगा। इस डेल्टा TF बराबर, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं हम तो एक स्थिरांक स्मॉल k मान लेते हैं। डेल्टा TF बराबर स्मॉल k समानुपातिक स्थिरांक इंटू P0 G M0 अपॉन M W0। यदि टेम्परेचर का मान कांस्टेंट है तो शुद्ध विलय के वाष्पदाब का मान भी कांस्टेंट होता है। शुद्ध विलय का वाष्पदाब P0 हमने मान रखा है, उसका अणुभार का मान भी स्थिरांक होगा M0 है, तो K P0 M0
इन तीनों स्थिरांकों को एक ही स्थिरांक कैपिटल ए में यदि हम समाहित कर दें तो समीकरण 4 का रूप जो हमें मिलेगा वो डेल्टा टी एफ बराबर के जी अपॉन एम डब्ल्यू जीरो। इस के में स्मॉल के जी और एम जीरो स्मॉल के पी जीरो और एम जीरो समाहित हैं। पी जीरो विलायक का वाष्पदाब था, एम जीरो विलायक का अणुभार है, तो के में समाहित हैं कैपिटल के में। तो इस के की प्रकृति विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगी और इस कैपिटल के को हम अवनमन स्थिरांक डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। इस डिप्रेशन कांस्टेंट के मान को निर्धारित करने के लिए जी अपॉन एम जो विलेय के मोलों की संख्या है उसको अगर हम 1 मान लें, डब्ल्यू जीरो विलायक का भार है उसे हम 1 ग्राम मान लें, तो समीकरण 5 में जी अपॉन एम बराबर 1, डब्ल्यू जीरो बराबर 1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर के हमें मिलेगा। तो डेल्टा टी एफ बराबर के मिल रहा है तो स्थिरांक जो स्थिरांक के बराबर है, तो यहीं से इस अवनमन स्थिरांक की परिभाषा हमें ज्ञात हो जाती है कि 1 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घोलने पर हिमांक में अवनमन स्थिरांक कहलाता है। लेकिन इस प्रकार का विलयन बनाना सामान्यतः संभव नहीं होता है, अर्थात 1 मोल विलेय को हमेशा 1 ग्राम विलायक में घोलकर विलयन बनाया जा सके संभव नहीं है। अतः हम 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलकर विलयन बनाते हैं, जिससे विलयन की सांद्रता को मोलालता में अभिव्यक्त किया जा सके और साथ ही इस प्रकार का विलयन बनाया जाना संभव हो। जब स्मॉल एन अर्थात जी अपॉन एम 1 मोल है, डब्ल्यू जीरो बराबर 1000 ग्राम है, तो डेल्टा टी एफ बराबर के अपॉन 1000, के अपॉन 1000 भी कांस्टेंट है जिसे हम दूसरे स्थिरांक के एफ के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं और इन दोनों में संबंध क्या हो जाएगा, समीकरण 7 के अनुरूप के इज इक्वल टू 1000 के एफ के बराबर हो जाता है। इस के एफ को मोलल अवनमन स्थिरांक मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं या हिमांक मितीय स्थिरांक भी कहते हैं। जब और इसको डिफाइन भी किया जा सकता है कि जब 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोलकर विलयन बनाते हैं तो विलयन के हिमांक में अवनमन मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। और जब इस के मान को हम समीकरण 5 में प्रतिस्थापित करें तो प्रतिस्थापित करने पर डेल्टा टी एफ बराबर 1000 के एफ जी अपॉन एम डब्ल्यू जीरो समीकरण 8 के अनुरूप हमें प्राप्त होता है। यहाँ इसमें देखिए कि जी 1000 अपॉन एम डब्ल्यू जीरो ये विलयन की मोललता को अभिव्यक्त करता है। यदि हम 1000 जी अपॉन एम डब्ल्यू जीरो को मोललिटी के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललिटी समीकरण 9 के अनुरूप हमें प्राप्त होता है। यहाँ से हम के एफ की दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि मोलल अवनमन स्थिरांक वह स्थिरांक है जिसे विलयन की मोललता से गुणा करने पर हिमांक अवनमन का मान प्राप्त होता है। इस के एफ का मान ज्ञात करने के लिए वांटॉफ ने एक ऊष्मागतिक समीकरण प्रस्तुत की थी। उस समीकरण के अनुसार के एफ बराबर एम जीरो आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा टी एच फ्यूजन अथवा के एफ बराबर आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ। यहाँ एम जीरो विलायक का अणुभार है, आर गैस स्थिरांक है, टी एफ विलायक का हिमांक है,
डेल्टा एच फ्यूजन मोलल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, अर्थात गलन के लिए गुप्त ऊष्मा है, 1 मोल पदार्थ के गलन के लिए गुप्त ऊष्मा है। और LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, अर्थात 1 ग्राम पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा है। तो KF का मान हम इन समीकरणों में से किसी एक के द्वारा निर्धारित कर लेते हैं। डेल्टा TF का मान हम इस प्रायोगिक विधि के द्वारा निर्धारित कर लेते हैं। जब ये दोनों वैल्यू हमें मालूम हो जाती हैं तो समीकरण 8 को पुनः संशोधित रूप में लिखने पर कैपिटल M बराबर 1000 KFG अपॉन डेल्टा TF W0 द्वारा हम अज्ञात विलेय के अनुभार का निर्धारण कर लेते हैं, जो कि इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है कि हम विलेय के अनुभार का निर्धारण कर सकें। तो आज यही पूरा करके इसके निर्धारण की, डेल्टा TF के निर्धारण की प्रायोगिक विधि को स्टडी करेंगे।